नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में पिछले एक सप्ताह में चर्चा में बने रहने वाले तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर देखेंगे तो इसमें हम 15 टॉपिक लेकर के आपके लिए आए हैं। इस 15 टॉपिक पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर पहले टॉपिक की बात करूं तो हम पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य की चर्चा करेंगे और इसमें हम यह देखेंगे कि इसके आसपास के क्षेत्रों में एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड यानी कि एडीएस की शुरुआत कर दी गई है। अब इसके विषय में समझिए इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों ये एडीएस की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो इसके पीछे वजह यह है कि वन्यजीव अभयारण्य के सीमांत क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मानव और पशु का लगातार ही संघर्ष होता रहता है। इसके अलावा किसानों की भूमि की रक्षा भी इससे की जा सकती है और जंगली जानवरों के कारण होने वाले जो जान माल के क्षति होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसको भी कम किया जा सकता है। अब जरा एक नजर हम डालेंगे कि पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके लोकेशन के विषय में समझिए। ये असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह 48.81 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान का ही हिस्सा माना जाता है। इस अभयारण्य में राजा मायोंग रिजर्व वन और पोबीतोरा रिजर्व वन शामिल है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। पोबीतोरा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। गैंडे के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य जानवर की बात करेंगे तो बार्किंग हिरन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जंगली भैंस भी, इसके अलावा जो तेंदुआ है, इसके अलावा जंगली शुअर, ये सारे जानवर भी इसके अलावा पाए जाते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब ने वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी कर दिया है। भूजल गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। यह रिपोर्ट भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP, इसको अपनाने वाली यह पहली रिपोर्ट होगी। अब यहाँ पर एक बात समझिए, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो इसमें कुछ बातें कही गई है। एक आकलन के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज की अगर बात करेंगे तो 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि BCM आंका गया है। प्राकृतिक निर्वहन के लिए आवंटन रखते हुए वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन 406.19 BCM आंका गया है। वहीं सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल दोहन की अगर बात करेंगे तो 245.64 BCM रखा गया है। इसके बाद देश के लिए भूजल दोहन का औसत स्तर जो बताया गया है इस रिपोर्ट में वह 60.47% कहा गया है। 2017 के आकलन से 2024 में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज में काफी वृद्धि देखी गई है और यह 15 BCM हुई है। जबकि दोहन की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 BCM जो है दोहन कम हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति देखेंगे तो एक बेहतर स्थिति यहाँ पर नजर आता है। टैंक हो जाए, तालाब हो जाए, जल संरक्षण संरचनाओं से रिचार्ज में पिछले 5 आकलनों में लगातार यह वृद्धि देखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये देखेंगे तो अभी जो पानी की समस्या की बात की जाती है उसके लिहाज से यह अच्छा माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समुद्री हीट वेव को लेकर के चर्चा करेंगे और समुद्री हीट वेव के वजह से जो जलीय पक्षी हैं इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जब प्रभाव की चर्चा करेंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हाल ही में एक साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह बताया गया कि वर्ष 2014 से 2016 के प्रशांत समुद्री हीट वेव ने अलास्का के कॉमन म्यूर यानी कि यूरिया आल्गे के नाम से जिसे आप जानते हैं, समुद्री पक्षियों की आधे से अधिक आबादी को समाप्त कर दिया है। यह आधुनिक इतिहास में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी वन्यजीव अगर देखेंगे तो मृत्यु दर है। अध्ययन के कुछ निष्कर्ष हैं, जरा उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, उसको आप समझिए कि इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है। देखिए, समुद्री पक्षियों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर शोध ने स्पष्ट रूप से प्रजातियों की सीमा और प्रचुरता में बड़े बदलावों का सुझाव दिया है।
समुद्री हीटवेव आवास बनाने वाली प्रमुख प्रजातियों जैसे कि कैल्पस और कोरल की बड़ी पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है। इसमें कुछ चीजें और भी कहा गया है कि जिससे कैस्केडिंग ट्रैफिक प्रभाव के शुरू होने से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि यह जानते हैं कि कैस्केडिंग ट्रैफिक प्रभाव या ट्रैफिक कैस्केड पारिस्थितिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। यह तब प्रारंभ होती है जब किसी शिकारी को खाद्य जाल से हटा दिया जाता है ना। फूड चेन आपने पढ़ा होगा। यह परिवर्तन खाद्य श्रृंखला के निचले स्तरों पर शिकार, वनस्पति और अन्य जीवों की संख्या और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर समुद्री हीट वेव को जैसा लेकर के चर्चा किया गया तो समुद्री हीट वेव क्या होता है? देखिए, जब समुद्र का तापमान किसी निश्चित क्षेत्र और वर्ष के समय के लिए सामान्य से लगातार अधिक गर्म हो जाता है, इसका समुद्री जीवन के साथ साथ जो तटीय समुदाय हैं, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव कैसा पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है वह प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कॉमन म्यूर की चर्चा करें, लंबे समय तक जीवित रहने वाले गोताखोर समुद्री पक्षी होते हैं। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में समशीतोष्ण और उप आर्कटिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ये निवास करते हैं। अब देखिए, ये जो है छोटी मछलियों, किशोर शिकारी मछलियों और क्रिल को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और इनके विषय में एक दिलचस्प बात कही जाती है कि अपनी भोजन की तलाश में 200 मीटर तक गहराई तक जाकर के गोता लगा सकते हैं। अधिकांशतः मयूर पक्षी अलास्का की खाड़ी और पूर्वी बेरिंग सागर में फैली जो कैलिफोर्निया में है, वहां प्रजनन जाकर के ये करते हैं। अब चलिए अगले मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बहुत ही दिलचस्प मुद्दा यह है, फिशिंग कैट को लेकर के बातें की गई है। फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना ये शुरू किया गया है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना के अंतर्गत फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना जो है वह संपन्न की गई है। अब एक बात यहां पर समझते हैं कि यह परियोजना जिसकी हमने चर्चा किया, आखिर यह होता क्या है, जरा इसको समझिए। यह देश की पहली फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना है जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चर्चा में रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का समय है। समय अवधि 3 वर्ष। उद्देश्य क्या है? फिशिंग कैट प्रजातियों के घरेलू क्षेत्र, व्यवहार और आवास, पारिस्थितिकी, भोजन की स्थान और किस तरह से उनका आहार व्यवहार पूरा होता है, उपयोग कैसे वो चीजों को लेकर, शिकार को लेकर करते हैं, इन सब का अध्ययन करना। फिशिंग कैट के पहले सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 तक फिशिंग कैट की आबादी 115 बताया गया था। पिछले 5 वर्षों में इस प्रजाति की संख्या में कहा गया है कि उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में अभ्यारण्य और उसके आसपास इस प्रजाति के देखे जाने की बारंबारता बढ़ी है। इसीलिए यहाँ पर सबका ध्यान आया है इन चीजों को समझने के लिए कि इस पर काम किया जाए। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिख रहा है ना, फिशिंग कैट का ही है। दरअसल फिशिंग कैट एक सामान्य घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दुगुने आकार की होती है और यह, इसके विषय में एक बात समझिए, यह एक कुशल तैराक होती है, यानी कि यह तैर सकती है पानी में, मछलियों के शिकार करने के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसका नाम भी है फिशिंग कैट, है ना। इसके मछली पकड़ने वाले पंजे में देखेंगे तो आंशिक रूप से इसमें आपको ये जालीदार भी दिखेंगे ताकि मछली के शिकार करने में इसको सहायता पहुंच सके। दूसरी बात इसके विषय में कहा जाता है कि यह जीव इस तरह का है कि जो रात्रिचर है ना, रात्रिचर, निशाचर प्रवृत्ति की यह बिल्ली, यानी कि रात में काम करती है, रात में घूमती है, रात में यह शिकार करती है। औसत आयु इसका 12 वर्ष बताया जाता है और यह दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में अधिकांशतः इसको देखा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कैट के विषय में आपको जानना चाहिए, चूंकि अब ये चर्चा में रहा है तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं एस्टेलेरिया बंगालेंसिस, ये क्या है इसके विषय में समझिए। हाल ही में एक रिसर्च हुआ, शोधकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में एस्टेलेरिया वंश की एक जड़ी बूटी की प्रजाति है, उसकी पहचान की गई। अब इस जड़ी बूटी की प्रजाति की जब पहचान की गई, इसका नाम जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नाम पर ही रख दिया गया। इसकी खोज जो है पश्चिम बंगाल राज्य के कालिम्पोंग के संगसेर जंगल में, कहा जा रहा है कि 2245 से लेकर 2450 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इसके कुछ विशेषताओं को समझते हैं, इस जड़ी बूटी के विशेषताओं को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो 8 से 10.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में सफेद फूल, ब्रैक्ट की अनुपस्थिति, छोटी पंखुड़ियां और नुकीले बीज जो हैं वो शामिल होते हैं। इसमें मई से सितंबर के दौरान फूल और फल लगते हैं। भारत में लगभग 22 एस्टेलिरिया प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकांशतः कहां पर, तो हिमालय क्षेत्र में ही उपस्थित है। ठीक है, और पश्चिम हिमालय में अगर देखेंगे तो इसकी अधिक आबादी होने की संभावना को देखा गया है। शोधकर्ताओं ने नई प्रजाति का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ के मानदंडों के तहत डेटा की कमी के रूप में भी यहां पर किया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? नीलगिरी। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी, सूरत और वागशीर होंगे नौसेना में शामिल। तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को 2 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। सूरत और नीलगिरी नाम के 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और बागशेर नाम की एक शक्तिशाली पनडुब्बी को मुंबई में नौसेना डॉक यार्ड के एक समारोह में शामिल किया जाएगा। इसकी पुष्टि नौसेना के द्वारा कर दिया गया है। दोनों युद्धपोत और पनडुब्बी जो है वह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं, जैसा कि हम लोग इसके विषय में पढ़ते भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज है कि इनके विषय में समझ लेते हैं, इन तीनों के विषय में जरा बारी बारी से। नीलगिरी फ्रिगेट के विषय में समझिए। यह प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाए जाने वाले 7 फ्रिगेट में से एक पहल है। इसमें महत्वपूर्ण स्टेल्थ विशेषताएं हैं, जिससे यह दुश्मन के रडार से यह छिप सकता है। इसके अलावा सूरत के विषय में जानते हैं। डिस्ट्रॉयर, यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित प्रमुख डिस्ट्रॉयर होता है और यह कोलकाता क्लास यानी कि प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर का एक उन्नत संस्करण बताया जाता है। इसमें डिजाइन और क्षमता में भी महत्वपूर्ण सुधार हाल ही के दिनों में किया गया है। इसके अलावा पनडुब्बी कौन सा? वागशीर की चर्चा करेंगे। तो यहां पर यह समझिए कि यह स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का 6ठा मॉडल इसे बताया जाता है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। यह विश्व की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। UDISC प्लस रिपोर्ट 2023-24 प्रकाशित कर दिया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण होगा प्रीलिम्स के लिहाज से, इस पर ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में नामांकन, ड्रॉप आउट, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तमाम तरह के पहलुओं पर बड़े सारे आंकड़े जारी किए गए हैं। कुछ आंकड़ों के विषय में हम आपको 2-4 करा देते हैं, बाकी चीजें जो है आप एक बार इसको डिटेल से भी जरूर पढ़िएगा। शैक्षणिक वर्ष अगर 2023-24 की बात करेंगे तो कुल 24.8 करोड़ छात्र नामांकित हुए हैं। 2018-19 में स्कूल में कुल छात्रों का नामांकन 26.02 करोड़ था। वहीं 2022-23 में देखेंगे नामांकन में गिरावट आई है और कहा गया है कि यह 25.18 करोड़ छात्र ही इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं 2023-24 में कुल नामांकन में और गिरावट आई है और यह 24.8 करोड़ तक ही रह गया है। वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में 37 लाख कम नामांकन हुए हैं। यह 2018-19 की तुलना में 6% यानी कि लगभग 1.22 करोड़ छात्र की गिरावट बताई जा रही है। अब यहां पर नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देखते हैं क्या है। जो नई शिक्षा नीति है 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी यानी कि 9वीं से 12वीं तक 100% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER का लक्ष्य रखा इसमें गया है। महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ समझ लीजिए। भारत में स्कूलों की जो कुल संख्या बताई गई है इसके तहत वह 14,71,891 है और भारत में शिक्षकों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो वह यहाँ पर बताया गया है कि वह 98,07,600 यहाँ पर यह आंकड़ा दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है इसके तहत
जरा समझते हैं कि ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस क्या है। देखिए, भारत में स्कूली शिक्षा के बारे में व्यापक और विस्तृत यह डेटाबेस है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। तो नोडल एजेंसी, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के स्कूलों के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करना रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आईआईटी बॉम्बे के पास चलते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक बेहतरीन काम किया है उन लोगों के लिए जिनको कान में कुछ आवाज सुनाई देते रहता है, यानी कि इस पीड़ा से तकलीफ में वो रहते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ने टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया है। अब ये टिनिटस क्या होता है, सबसे पहले इसके विषय में समझ लीजिए। ये एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को कानों में बिना किसी बाहरी आवाज के कुछ आवाज सुनाई देता रहता है। यह आवाज जो है हो सकता है ऐसा कुछ बजने का, सीटी बजने का, किसी चीज के गुनगुनाने का हो सकता है। यह कई कारण से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कान में कुछ संक्रमण हो गया, उम्र बढ़ने पर भी होता है, कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाता है तब भी होता है ना। तो बाहरी शोर की अनुपस्थिति में ध्वनि की अनुभूति होती रहता है, जिसका अर्थ है कि केवल प्रभावित व्यक्ति ही इसे सुन सकता है। तो इस बात को लेकर के ये डिवाइस जो तैयार किया गया है यह इसमें फायदेमंद होने वाला है, यानी कि टिनिटस के निदान और प्रबंधन के लिए यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है और कहा गया है कि यह उपकरण व्यक्तिगत उपचार समाधान जो है प्रदान करने वाले हैं। लाखों लोग जो इससे प्रभावित हैं उनको आगे चल करके इसका लाभ मिलने वाला है, ये बातें कही गई है। अब आगे एक और चलते हैं, दूसरी साइंस की न्यूज, सर्जिकल रोबोट के विषय में। देखिए, रोबोट आजकल क्या क्या नहीं कर रहा है ना, तो उसी को लेकर के यहाँ कहा गया है कि भारत में महाराष्ट्र में एक पहले सर्जिकल रोबोट को पुणे के नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में स्थापित किया गया है। अब इस रोबोट के जरिए क्या होगा कि एक तरह की एक ऐसी प्रणाली है जिससे सर्जरी वगैरह किया जा सकता है ना। इसके इस्तेमाल करके डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। भारत में निर्मित पहली सर्जिकल रोबोट जो है प्रणाली, वह नई दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान में पहले से ही स्थापित है। जरा सा इस रोबोट के विषय में अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे क्या काम करेगी, इस चीज को देखते हैं। देखिए, रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर द्वारा रोबोटिक भुजाओं का उपयोग करने के लिए ऑपरेशन को संदर्भित करता है। इस प्रणाली में डॉक्टर कंसोल के माध्यम से रोबोटिक भुजाओं को नियंत्रित करते हैं। तो कई सारे उसमें हैंड्स बने रहेगा, है ना, और उसके माध्यम से उससे डॉक्टर जो है मदद लेकर के सर्जरी कर सकते हैं। जबकि सामने एक 32 इंच का मॉनिटर होता है, यानी कि उस सिस्टम पर, जैसे इस सिस्टम देख रहे हैं, तो इस सिस्टम पर वह रोगी के जो शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी चल रहा है उस क्षेत्र का पूरा 3D जो दृश्य रहता है वो चलते रहता है ना, ताकि वो उससे देखा जा सके। इस तस्वीर के माध्यम से भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख सकते हैं कई भुजा है ना रोबोटिक्स का, और यहाँ पर किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा है, मॉनिटर पर डॉक्टर सब चीजें समझ करके वहां से कंट्रोल करके इसके द्वारा सर्जरी कर सकते हैं। तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है जो मेडिकल के क्षेत्र में कहा जाए। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया है। इनका कार्यकाल बताया गया है कि 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और ये शशिकांत दास जो अभी गवर्नर थे उनका स्थान लेंगे। वो 6 वर्षों तक पद पर बने रहे थे। जरा इनके विषय में कुछ समझ लेते हैं संजय मल्होत्रा जी के बारे में। राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर हैं। गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पूर्व वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग ओडीआर के सचिव थे। वे 16 फरवरी 2022 से 14 नवंबर 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्यरत भी रहे हैं। तो इनका पहले से ही प्रतिष्ठा रहा है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का। अब आरबीआई में ये आए हैं गवर्नर बनके, तो देखा जाएगा कि किस तरह से आरबीआई आगे का कामकाज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के किस तरह से आगे चलती है, ये देखने की बात होगी। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तरफ। उत्तर कुंजी जारी ना करना अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन तक बता दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अपने निर्णय में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अंतरिम उत्तर कुंजी जारी ना करना या आपत्ति आमंत्रित न करना अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन सीधे तौर पर यह माना जाएगा। हाईकोर्ट का जरा निर्णय समझते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय क्या है, देखिए कहा गया है कि राजस्थान राज्य नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी
सेवा नियम और विनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार आरपीएससी को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने और सीधी भर्ती के अनुसार भर्ती आयोजित करने का अधिकार था। जब उसने प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे, न्यायालय ने यह कहा है कि एक स्थापित कानून है, न कि चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार मौलिक है, चाहे किसी व्यक्ति का स्कोर कुछ भी हो, क्योंकि इससे व्यक्ति के हितों की रक्षा होती है और जनता का इससे विश्वास भी बढ़ता रहता है। कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आपको कुंजी दिखानी चाहिए, अगर नहीं तो यह फंडामेंटल राइट्स जो है अभ्यर्थी का, उसका उल्लंघन होगा। अब देखिए, यह निर्णय जो है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, हो सकता है कि अगर नहीं तो आने वाले समय में विभिन्न परीक्षा जो देश भर में चल रहे हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। अब यहां पर कहा गया है कानूनी पेशे में पक्षपात की बात की गई है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पेशे में पक्षपात का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सवाल उठाए। क्या था यह मुद्दा, इसको समझिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पहली सुनवाई की बात की गई। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता के रूप में क्लासिफाई करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम किसी अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट क्षमता, बार में प्रतिष्ठा, कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव की मान्यता के रूप में ही प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत में बहस कर सकते हैं, लेकिन सीधे क्लाइंट से केस नहीं ले सकते। उन्हें जूनियर अधिवक्ता या वकील के माध्यम से ही केस प्राप्त करना होता है। ये दस्तावेजों का मसौदा तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानूनी सलाह और मौखिक बहस करने के लिए अधिकृत होते हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 23(5) के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायालय में अन्य अधिवक्ताओं से पहले सुनवाई का यहाँ पर अधिकार भी इनको दिया जाता है, चूंकि मामला जो है वरिष्ठता का रहता है। अब यहाँ पर समझिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो मुद्दा पहुंचा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा। यहाँ पर न्यायमूर्ति BR गवई ने जो PI लेके पहुंचे थे उनसे पूछा कि आप कितने न्यायाधीशों के नाम बता सकते हैं जिनके वंशजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आप यह आरोप लगा रहे हैं कि न्यायाधीशों के वंशज, भाई बहन, भतीजे आदि हैं जिन्हें 40 वर्ष की आयु से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया है। आप ऐसे कितने न्यायाधीशों का नाम बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका में किए गए विभिन्न अपमानजनक और निराधार कथनों पर चिंतन करने का समय दिया है। पीठ ने यह भी सुझाव दिया है कि याचिका में संशोधन करें या आप उसे PIL को वापस ले सकते हैं। अगर यह याचिका अगली बार भी इसी रूप में आता है तो प्रत्येक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एक दूसरे से परामर्श करने और जो भी उचित कदम होगा उसको लेने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के अधिवक्ताओं का, कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि समय से पूर्व कुछ लोगों को, जो उनके रिश्तेदार रहे हैं जज के या वरिष्ठ अधिवक्ता के रिश्तेदार, उनको वरिष्ठ अधिवक्ता बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये मामला जो है न्यायालय में है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट। निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान को लेकर के जब चर्चा आता है तो हम सभी जरा सचेत हो जाते हैं कि ये लिस्ट सौंपा गया है और एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट जो दी गई है उसमें विदेश मंत्रालय के अनुसार लिस्ट का आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के वजह से किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने इस दौरान एक दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों की लिस्ट का भी आदान प्रदान किया है। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक माध्यम के जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश भी की है। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि 1988 में हुए समझौते के तहत ये लिस्ट जो है वह सौंपी गई है। तो जरा इस समझौते को देखते हैं। कोई भी देश परमाणु प्रतिष्ठानों का विवरण नहीं बताता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 31 दिसंबर 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 27 जनवरी 1991 को यह समझौता लागू भी हुआ था। इसके अनुसार दोनों देश हर कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को समझौते के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। कुल मिलाकर के विश्वास बहाली की कोशिश यह समझौता करता है। अब आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के विषय में चलते हैं, जिसका जहरीला कचरा जो है अपने आप में जिसे
चलता फिरता टाइम बम कहा गया है ना। जैसा कि जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी का 12 ट्रक जहरीला कचरा पीथमपुर ले जाया गया है ना। और यह अब बात चल पड़ी है कि उस कचरा का निपटारा कैसे किया जाएगा, निपटारा होता है तो क्या इसका कोई असर भी पड़ने वाला है, इन सब चीजों पर बात हो गई है। 40 वर्ष बाद वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा जहरीला कचरा शहर से बाहर भेजा गया। प्रशासन के अनुसार जहरीला कचरा भरते हुए विशेष सावधानी बरती गई और जिस स्थान पर कचरा रखा गया था वहां की धूल भी पीथमपुर भेज दी गई है। जरा सोचिए किस स्तर तक का डर आज भी बना हुआ है ना। देखिए, जहरीले कचरे का दुष्प्रभाव ही इसके डर का कारण है कि क्या इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। पहली चीज तो जैसा नाम ही कहा ही जा रहा है कि भाई जहरीला कचरा, तो जहरीला क्या, तो आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचा हुआ कचरा जो है उसमें जैसे कि बात करेंगे कि ये जो कचरा बचा हुआ था इसमें कई तरह के ऐसे जहरीले तत्व से यह युक्त रहा, जिसमें निकेल हो, चाहे कोबाल्ट हो, मैग्नीज हो, लेड हो जाए, मरकरी हो जाए, ये इससे युक्त था और इससे के वजह से स्वास्थ्य पर जोखिम हो सकता है। यह कचरा जो है कैंसर या स्किन डिजीजेज हो सकता है, बच्चों के विकास में बाधा भी डाल सकता है, आंखों में भी समस्या हो सकता है। क्या यह भूमि प्रदूषण का भी कारण बन सकता है, जल प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। यूनियन कार्बाइड के आसपास के क्षेत्र में हैंड पंपों में जहरीले रसायन पाए गए हैं, जिससे भूमि और जल प्रदूषण की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की बात की गई है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने इस जहरीले कचरे को निपटाने से इनकार कर दिया है। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पर अब चलते हैं। अमेरिका का ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है यह। दरअसल यहां पर ये जो बातें की गई है ओपीटी, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय छात्र अस्थायी तौर पर अमेरिका में रह करके काम कर सकते हैं। अमेरिका जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच यह प्रोग्राम काफी लोकप्रिय है और इसे पाने वालों में सबसे बड़ा नाम जो है वह भारत का ही है। चुनावी अभियान में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट का नारा दिया था, जिसकी बात हम सब जानते हैं। वह इसी नीति से प्रेरित बताया जाता है। भारत में अमेरिकी दूतावास के मुताबिक साल 2023-24 में 3.31 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई के लिए आए। इन छात्रों में से 29.42% यानी 97,556 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को चुना है। क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, समझिए। हर साल दुनिया भर से करीब 10 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। अब ये ओपीटी होता क्या है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के दौरान या उसके बाद एक सीमित समय के लिए काम करने की अनुमति देता है। कौन कर सकता है इसमें आवेदन? केवल स्टडी वीजा F1 वीजा वाले छात्र ही ओपीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने समय के लिए, ये समझिए। हर छात्र ओपीटी के माध्यम से 1 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ओपीटी छात्रों को अमेरिकी कार्य वातावरण का अनुभव करने, अपने नेटवर्क को बढ़ाने और भविष्य के रोजगार के अवसरों को खोलने में यह मदद करता है। दूसरी बात, यह किस क्षेत्र में काम, तो छात्र केवल उसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह प्रोग्राम जो है निश्चित तौर पर भारत के जो छात्र हैं वहां रहने वाले उनके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो इस सप्ताह यह 15 ऐसे बड़े विषय रहे जो एक सप्ताह में चर्चा में बना रहा है और कुल मिलाकर के यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो तमाम चीजों पर नोट्स तैयार कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।